जय हिंद शेरो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में, पढ़ाई में एक बड़े ही शानदार अंदाज में आप सभी जुटे हुए होंगे। पूरी आशा करता हूं कि बड़ी ही मेहनत, ईमानदारी और शिद्दत के साथ आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। एकदम बेहतर तरीके से पूरे दिन भर में सारी क्लासेस लेने के बाद, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने समझने के बाद, बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते होंगे। उसके बाद रात को सोते समय जो भी दिन भर में पढ़ा, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो क्वेश्चंस हो, उनका रिवीजन करके आप अवश्य ही सोते होंगे। अभी ये 3 काम आपको हर दिन करने हैं। ये मान लीजिए कि दवाई है जो आपको तीनों समय पे लेनी है, और यही आपकी उस बीमारी को दूर करेगी जो बेरोजगारी रूपी बीमारी लगी हुई है। देखो, मैं हर दिन ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा समय देते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। दरअसल समय तो मांगती है आपकी तैयारी, आपको समय तो देना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ साथ आपको आवश्यकता पड़ती है एक बेहतर रणनीति की भी। आपको एक स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। वो जो ज़्यादा समय देते हैं सिर्फ क्या करते रहेंगे, सामने फ़ोन रखा है, लाइव क्लासेस बस लेते रहेंगे, सुनते रहेंगे। बहुत सारे लोग तो नोट भी नहीं करते हैं, केवल पीडीएफ फ़ोन में डाउनलोड कर ली, हो गई पढ़ाई। तो दरअसल वो समय दे रहे हैं लेकिन उस समय से वो चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हैं लंबे समय तक। को ना वो क्वेश्चंस देख पा रहे हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन बनने के लिए और उसको याद रखने के लिए आप सभी को चाहिए होगा कि आप सभी अच्छे से उनका रिवीजन भी करें। बताएंगे कैसे हैं आप सबके हालचाल। तो बहुत बढ़िया है। बिहार के बंका डिस्ट्रिक्ट से आपको नमस्कार। विकास बाबू नमस्कार। डिजिटल ब्राइटनेस आज थोड़ा सा ना स्टूडियो ये चेंज है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे चेंज हो जाएगा, ये ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। दरअसल इसमें हल्की सी लाइट कम है। चलो, सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है। तो कल हमने मुद्दा सीखा था कि जब किसी धारावाही चालक, क्या अभी सही है। देखिए, जब किसी, कल हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराकर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो हमने देखा था कि उस पर एक बल लगता है, चाहे वो आगे की तरफ लगे चाहे वो पीछे की तरफ लगे। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या थी? अगर नहीं है तो फिर हम आज अगला मुद्दा शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर कल जो हमने पढ़ा था उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर को उठाकर देखें तो आप अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह विद्युत मोटर उपलब्ध है। हर जगह विद्युत मोटर आपको नजर आती है। अगर आप उठाकर देखें, वॉशिंग मशीन हो गया, आपकी जितनी तमाम कारें हो गई जो चल रही हैं, जितने भी चलने वाले उपकरण हैं, मैक्सिमम वो विद्युत मोटर से चलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। जितने सारे विद्युत उपकरण हैं ऑलमोस्ट हर एक में विद्युत मोटर आपकी लगी रहती है। इवन आपके फ़ोन में भी छोटी सी एक मोटर होती है, वाइब्रेशन का काम जो करती है, वाइब्रेशन उसी मोटर की वजह से होते हैं। क्वेश्चन करने के लिए कहे थे। कल उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, एक बार मुझे बताना। भाई एक बार कल की पीडीएफ लगा लो, अगर नहीं है आपके पास मैं दे देता हूँ, है। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। एक बार कंफर्म करना भाई, क्या कल उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो पाए थे क्या? ये लो, मैंने आपको भेज दी। अगर क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं तो पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जय हो भाई, जय हो सिद्धार्थ बाबू। बहुत सारा प्यार आपको। हरी कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज, क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। रिकॉर्डेड क्लास है, कोई बात नहीं। नवनीत, क्या हो गया, आपको समझ में आना चाहिए यार। रिकॉर्डेड क्लास भी है तो क्या फर्क पड़ता है, आप समझने पे ध्यान दें। आगे पीडीएफ। देवेंद्र का व्हाट्सअप खुला होगा ना, मैंने उसको भेज दिया शायद। हाँ, लगा दीजिए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा बताइए, उसका अच्छे से रिवीजन तो करके आए ना आप, ताकि बनने वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। और आप देखेंगे बहुत मुश्किल उससे क्वेश्चंस नहीं बने हैं। अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लिया है तो डेफिनेटली उसे आप कर ले जाएंगे। और उसके बाद फिर हम समझेंगे आज विद्युत मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को। इलेक्ट्रिक मोटर को हम बहुत गजब शानदार तरीके से वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि सिर्फ ऐसे मैं बोल बोल के बताता रहूँ तो अंदर से मोटर आपने देखी नहीं है। पहले हम मोटर को अंदर से अच्छे से देखेंगे और फिर उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझेंगे कि कैसे वो काम करती है।
कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार बताइए, आप कॉन्सेप्ट सभी पढ़ के आए हैं ना बहुत अच्छे से? सारे कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से आप सभी ने पढ़ लिए हों? लग गए? चलो। 12 पेज से है ना, यहाँ से? ठीक है, चलिए ये रहे आप सभी के सामने सवाल। वो सारे के सारे विद्युत मोटर के क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन है इसके। सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक पर लगने वाले बल का वर्णन करने वाला सिद्धांत क्या है? तो देखो, ये सारे सवाल कल के पढ़ाए हुए में से ही हैं, मतलब ये सारे सवाल बन जाएंगे अगर आपने कल की चीजों को बड़े अच्छे से कर लिया है। चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक पर लगने वाले बल का वर्णन करने वाला सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड? तो जरा बताइए, किस नियम का इस्तेमाल हम करते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक पर लगने वाले बल का वर्णन करता है? देखिए, अगर क्वेश्चन आता कि चालक पर धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी दिशा किससे ज्ञात की जाती है, तो आप कहते हैं मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से। उस प्रश्न का ये आंसर होता। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इन्हीं दोनों में ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगता है जब किसी सीधे चालक में धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर बल की बात करता है कि किसी चुंबक की वजह से बल लगता है, मैग्नेट की वजह से फोर्स लगता है, तो आप कहेंगे, और ये चालक में लगता है, किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित होने के कारण लगता है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण लगता है, तो आप कहेंगे फिर इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल होता है। बहुत शानदार, आप सभी का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, करेंगे इसका सही जवाब। चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल की दिशा निम्न द्वारा की जाती है, दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम? तो आप कहेंगे जी, अगर बल की बात करता है या गति की बात करता है तो ये दिशा जो ज्ञात की जाएगी ये बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाएगी। ये सवाल अभी अभी हमने कर लिया। तीसरा सवाल है, मैं ऐसे लगातार सवाल लाया हूं ताकि आप देखें एक ही टॉपिक से कैसे घुमा घुमा के सवाल बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में धारा की दिशा उलट दी जाए तो उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल का क्या होगा? If the direction of the current is reverse in a conductor placed in a magnetic field, what happens to the force experienced by it? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सभी नंबर डाल के करना। भाई ग्रुप डी के लिए देखो, जिन पोस्टों पे, हर एक पोस्ट पे आईटीआई नहीं मांगेगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन जिन पोस्टों पे आईटीआई मांगेगा उसमें पॉलिटेक्निक की मार्कशीट नहीं चलेगी, वो आईटीआई ही चाहिए उनको। यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में धारा की दिशा उलट दी जाए, तो आप कहेंगे, एक बहुत बढ़िया आंसर आपका बी है कि भाई साहब, धारा की दिशा बदलने से जो बल की दिशा है ये भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक पर बल का सूत्र इस प्रकार दिया जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, एक बार नंबर डाल के रखिए। और वैसे तो कल के पढ़े हुए में से ही है, फिर भी मैं चाहता हूं आप इनके उत्तर करें। आप सभी इनके आंसर्स करें। गोल में भी तो मैक्सवेल, बिल्कुल नहीं, तो गोल में और सीधे में, दोनों में मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम का इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी का ए आता हुआ, और ए आंसर ऑप्शन है। देखो, चाहे आप आई बी एल कहिए चाहे बी आई एल कहिए, दरअसल फॉर्मूला हम ऐसे पढ़ते हैं, आई एल बी का मतलब, या आई बी एल पढ़ लेते हैं, इनका मतलब है तीनों की गुणा। अब तीनों की गुणा या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म नहीं है ये, केवल मल्टीप्लाई है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है आई बी एल या बी आई एल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तीनों होने चाहिए मल्टीप्लाई में, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि सूत्र बराबर बी आई एल में बी क्या दर्शाता है। तो बहुत अच्छे से कल हमने सीखा था कि बी आई एल में बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। आई जो है वो धारा को दर्शाता है, यानी कि करंट को दिखाता है। और एल जो है वो चालक की लंबाई यानी कि लेंथ को दर्शाता है। तो बी क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है, दिशा नहीं है। देखो ये भी याद रखना कि ये चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ को दिखाता है, ये ताकत को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर ऑप्शन आपका सी। बहुत अच्छा, सिर्फ रिवीजन की जरूरत थी, सारे सवाल हमारे बन जाएंगे। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, देखिए आ गए वही सवाल जिन पर हमने कल जोर दिया था थोड़ा। देखो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्यों कहा कैसे मैं इसलिए नहीं ले जाता, क्योंकि उनको समझने के लिए बहुत सारा समय और ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन जहाँ जरूरी होता है वहाँ पर हम ऊर्जा और समय लगाते भी हैं। जैसे मैंने कल लंबवत और समांतर को समझाने में थोड़ी कोशिश अच्छी की थी आपके साथ में। देखिए क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, हमने कोशिश की क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। लंबवत अगर रखा है तो देखिए पूरा फॉर्मूला जो है आपका ये होता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। और अब फोर्स का मान जो है वो इन पर, मतलब अगर आप चाहो कि घटा बढ़ा दूं तो आप इनके माध्यम से तो नहीं घटा बढ़ा सकते, ये तो फिक्स हो जाती हैं। एक मोटर बन के आ गई तो उसमें फिक्स हो गई, केवल घटा बढ़ा सकते हो आप थीटा को। और अगर लंबवत रखा जाए तो लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे साइन हो जाता है 90, साइन 90 हो जाता है 1। और 1 जो है साइन में ये अधिकतम मान होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो अधिकतम वैल्यू होगी जब उसको आप लंबवत रखोगे। ठीक है, और अगर आप समांतर रखोगे, अगर आप समांतर रखोगे, अगर आप पैरेलल रखोगे तो पैरेलल में थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाता है और साइन 0 क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा आपका न्यूनतम। तो याद रखना लंबवत में अधिकतम बल मिलेगा और समांतर में 0 मिलेगा। बाकी 0 और 90 के बीच किसी भी कोण पर बल इनके बीच में ही रहेगा, ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा। ठीक है, जरा बताइए क्लियर है। चुंबकीय फील्ड, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा छठवें का ए। अगला सवाल देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप। बताइए भाई, अगला सवाल देखिए आप। यदि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत दोगुनी कर दी जाए तो चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल का क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत दोगुनी कर दी जाए तो तो चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल का, बल होता है आई बी एल। अब वो कहता है कि इसकी ताकत को आप 2 गुना कर दो। देखिए इनमें से आप किसी को भी अगर कितने भी गुना करेंगे तो बल उतने ही गुना हो जाएगा, क्योंकि इनके सामने लिखे हैं सीधे अनुक्रमानुपाती हैं। यहाँ 2 की गुणा करोगे तो डेफिनेटली ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुना हो जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन है आपका, 7वां, और 7वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपने बी कर दिया। अगला सवाल 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो अभी आपको ये सवाल थोड़े आसान लगेंगे, अगर आप इनका रिवीजन नहीं करते हैं तो यही सवालों में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जितने आसान आपको आज लग रहे हैं इतने ही आसान ये पेपर तक लगें, इसके लिए हर चीज का रिवीजन करते रहो। ना तो आप कंफ्यूज होंगे सीधे चालक तार में, गोल चालक तार में, परिनालिका में, फिर उस चालक तार पर लगने वाले बल में, कभी चुंबकीय क्षेत्र में। कई सारी चीजें लगभग एक जैसी हैं, थोड़े थोड़े से अंतर हैं। सिर्फ वही अंतर पता करना ही काबिलियत है, वही अंतर पता करना ही तैयारी कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत, मतलब ऐसे नहीं होंगे कि जिनको समझ में नहीं आया होगा।
ज़्यादातर को ये चीज़ें बताने पर समझ में आ जाती होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है। 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। करेंगे 9वें क्वेश्चन का सही जवाब। हाँ जी, माफी चाहूंगा, एक थोड़ा सा जरूरी कॉल थी। क्वेश्चन है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो अनुभव किया गया बल बताइए। चालक की लंबाई अगर बढ़ाई जाती है तो अनुभव किया जाने वाला बल, आप कहेंगे देखो फोर्स का फॉर्मूला है IBL, अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल 10वां सवाल, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक जरूरी कॉल आ गई थी, माफी चाहूंगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम गैप हुआ। 10वां सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक पर बल निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होता है? द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। बताइए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा F बराबर IBL। ठीक, अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलोगे तो बल की दिशा उलट जाएगी। क्या इसमें कहीं तापमान है? आप कहोगे नहीं। क्या चालक का प्रकार है? चालक के प्रकार में कि चालक तांबे का है, सिल्वर का है, इन चीजों से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा, ये ए पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो गया 10वां। ये 10 सवाल हैं इस टॉपिक से बनने वाले। अब इस टॉपिक का इस्तेमाल हम करेंगे विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर को सीखते हैं और उससे बनने वाले सवाल करते हैं। जरा बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अगर नहीं तो फिर आप मुझे अनुमति दीजिए और बोल दीजिए आगे बढ़ें। एक बार बता दीजिए, समझ में आ गया हो तो थम्स अप करें और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। मोहम्मद मंजूर आलम, विनोद, अभिषेक, निधि सब बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दोबारा बता देता हूं। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, कल की क्लास अगर आपने अच्छे से ली है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, सीधा याद रखो। लंबवत में बल अधिकतम होता है, समांतर में बल न्यूनतम होता है, बस डायरेक्टली याद रख लो। हालांकि समझाने की भरपूर कोशिश हुई थी कल, बट अगर नहीं समझ आया तो आप दो बातें सीधी याद रख लो, इससे ज्यादा कोई सवाल आपके स्तर पे इसमें नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आपने थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी है तो कोई समस्या इसमें आनी चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं विद्युत मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को। तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर को मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्टली एक वीडियो के माध्यम से। ये एक एनिमेटेड वीडियो मैंने ढूंढ ढांड के निकाली है आपके लिए। ये देखिए, ये एक वीडियो है। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, पहले आप ये देखिए, एक सेकंड रुको। ये अब देखो, जो आप मोटर देखते हैं, आपने बहुत सारी जगह पे मोटरों को देखा होगा। उस मोटर में बेसिकली केवल और केवल 4 पार्ट होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। और जितनी वो मोटर देखने में मुश्किल लगती है,
उतनी मुश्किल वो है नहीं, बहुत ही आसान है। अब इसको थोड़ा सा आपको इसकी वर्किंग को समझना पड़ेगा, और वर्किंग भी बहुत मुश्किल नहीं है, वर्किंग भी बहुत आसान है। सिर्फ इसमें 1 से 2 पार्टों को आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ लाइन डायग्राम की मदद से, फिर हम लोग इसकी वर्किंग को एनिमेटेड वीडियो में देख लेंगे। देखिए क्या होता है, मैंने क्या किया कि मैंने 2 मैग्नेट रखी, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, मतलब 2 चुंबक मैंने रखी। मान लो ये है नॉर्थ पोल उस चुंबक का, और ये है साउथ पोल, ये है दक्षिणी सिरा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आप कहोगे जी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, यानी इन दोनों चुंबकों के बीच में एक बहुत शानदार सा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। अब आप क्या करिए कि आप यहां पर कोई एक चालक तार रख दीजिए, कोई एक कंडक्टर रख दीजिए। मैंने एक कंडक्टर रख दिया कुछ ऐसे, इस आकार का मैंने एक कंडक्टर रख दिया। ये कॉपर का तार है, मैंने इसको मोड़ा और इस प्रकार से रख दिया। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम सीखेंगे इसको। अब मैंने क्या किया कि इसमें मैंने एक बैटरी लगा दी, यहां इसको जोड़ दिया प्लस से और इसको जोड़ दिया मैंने माइनस से। ठीक है, अब देखिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल प्रॉपर, हालांकि उस चीज से कोई सवाल नहीं आएगा। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता है तो घबराना मत, इस चीज से सवाल नहीं आएगा। मोटर से बनने वाले सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा गहराई में जाए बगैर भी। लेकिन थोड़ा सा गहराई में चल लेते हैं, क्योंकि समझने वाली चीज है, अच्छा लगेगा आपको समझ के। ना समझ में आए तो घबराना मत, वो एक्स्ट्रा है, समझाना इसमें फालतू है। डायरेक्टली याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए हमने ये माना कि अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आप मुझे बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। आपने प्लस टर्मिनल से इसको जोड़ा है, तो धारा कैसे जाएगी? आप कहेंगे इसमें धारा ऐसे जाएगी और धारा वापस ऐसे ऐसे होती हुई इसमें ऐसे आ जाएगी। ये मान लीजिए आपका ए बी, और ये है आपका सी, और ये है आपका डी। अब देखिए अगर आप इन दोनों को देखें आप मुझसे पूछें कि भैया इसमें धारा आई बह रही है और इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे जा रहा है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा क्या होगी? तो आप इसमें इस्तेमाल करिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। भाई लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप इसको तो एडजस्ट करो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है ना, फटाफट से देख लो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इसको करो करंट की दिशा में, यानी कि ऐसे। करंट की दिशा कहाँ है? इधर है। तो मान लो मैंने ऐसे एडजस्ट किया, मैं पूरा हाथ नहीं घुमा सकता अपना, ऐसे, ये, यानी कि ये जो फिंगर की दिशा है करंट की दिशा दिखा रही होगी, और ये दिखा रहा है चुंबक की दिशा। तो देखो आपका जो थंब है ये बल की दिशा दिखाएगा, यानी इस वाली साइड में बल अंदर की ओर लगेगा। मतलब ये वाला सिरा जो है इस कुंडली का, इस फ्रेम का, महसूस करेगा कि उसको नीचे दबाया जा रहा है। जैसे अगर ये मान लो एक कुंडली है, तो ये वाला सिरा महसूस करेगा एक अंदर की तरफ लगने वाले बल को, ऐसे। अब इस पर बल किधर लगेगा? तो इसमें आप क्या करिए, फिर से वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है? ऐसी है। ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये किसकी दिशा है? धारा की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा। तो अंगूठा क्या बता रहा है? अंगूठा बता रहा है इस पर लगने वाला बल, जो कि कहाँ है? ऊपर है। यानी कि ये वाला सिरा क्या महसूस करेगा कि इस पर एक ऊपर बल लगाया जा रहा है। जरा बताइए इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं आई ये बात समझ में, आप नहीं निकाल पा रहे हैं अंगूठे उंगली से, तो सिर्फ ये याद रखिए कि देखो ये तो समझ में आता है आपको कि बल तो लगेगा, वो तो प्रैक्टिकली देखा हमने। अब ये याद रख लीजिए, मान लीजिए कि अगर इसमें धारा ऐसे बहाते हैं तो इस पे अंदर बल लगता है। अब भाई धारा की दिशा अगर बदलेगी तो बल ऊपर की ओर लगेगा। ये बात तो बगैर किसी नियम के भी सबको समझ में आती है, सिर्फ इतनी सी ही बात याद रखनी है। अब देखिए होगा क्या कि जब इस पर एक बल लगा, इस पर अंदर की तरफ लगा, इस पर बाहर की तरफ लगा, तो निश्चित तौर पर ये जो कॉइल है, ये जो कुंडली है, इसने घूमना शुरू कर दिया। जरा बताइए यहां तक कोई समस्या? कि इस कुंडली ने घूमना शुरू कर दिया और ये इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ऐसे ऐसे करके, यानी इधर की साइड में घूमना इसने शुरू कर दिया, और ये आ गई यहां तक। बताइए किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, दर्द, तकलीफ? बस ऐसे ही तो मोटर घूमती है, सिर्फ इतनी सी ही बात है। आप उसको बिजली दें चाहे बैटरी दें, कुछ भी दें, वो घूमना शुरू कर देती है। मैंने बिल्कुल बेसिक सी बात पे अभी लेके गया हूं, फिर हम और थोड़ा सा आगे चलेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे।
चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ मुझे कि आप ये कहते हो कि ये जो फ्रेम है आपने इसको यहाँ तारों की मदद से जोड़ा है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, मजा आएगा। जैसे मान लो ये फ्रेम है, मैंने यहाँ पर ये तार लगाया हुआ है, एक तार उधर से लगाया हुआ है। अब भाई साहब जब ये ऐसे घूमेगा देखो, तो फ्रेम से इस फ्रेम से इस तार का कांटेक्ट हट जाएगा और ये तो यहीं रुक जाएगा। भाई दरअसल धारा जो है जब तक ये यहाँ तक ना आए ऐसे, तब तक लगातार बहनी चाहिए। अब यहाँ तो आप देखिए कि केवल तार का संपर्क यहाँ रहेगा, और जैसे ही इस पर बल लगा, ये थोड़ा सा घूमा, तार का संपर्क हट गया, और दोबारा अब यहाँ तक तो ये आए तब तो तार को संपर्क मिले, लेकिन ये तो भाई साहब यहीं रुक जाएगा, क्योंकि इसको धारा मिलनी बंद, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। यह भी एक समस्या आई है। अब इस समस्या से बचने के लिए मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से समझना, मजा आएगा आपको हर एक पार्ट को समझने में। इस समस्या से बचने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर एक गोला लगा दिया। ये एक गोला लगा दिया मैंने इसको एक गोले की मदद से जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये गोल 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 घूमता है ना, वैसे वैसे ये गोला भी घूमता है, ऐसे मान लो। अब देखो उस चीज से क्या फायदा होगा, मैंने इनको सीधा ना जोड़ के एक गोला यहां पर जोड़ दिया। एक सेकंड रुक जाओ, तो दोबारा ही बनाना पड़ेगा। ये मैंने यहां पर घूम लगा दिया एक गोला। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने यहां इसको एक गोले की मदद से ऐसे जोड़ दिया, यानी कि रुको, ये जो चीज है ना ये गोले में आनी चाहिए ऐसे, मतलब ऊपर की तरफ है गोले पे, ऐसे बना लो। और कि मैंने इसको जोड़ दिया एक गोले में ऐसे करके, ये अब एक गोले से जुड़ गया, इसका अंदर का सिरा। और ये जो तार हैं, मैंने तारों को अब इस गोले से जोड़ा है, मैंने तारों को अब इस गोले से जोड़ा। अब देखिए गोले से जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, गोले से जोड़ने से फर्क ये पड़ेगा कि जैसे ये तार है, मान लो ये गोला है आपका, ठीक है, इसको हटा लेता हूं मैं, ये गोला है और यहां पर हमने इसको तार से ऐसे जोड़ दिया। अब देखो जब ये गोला घूमेगा, ये गोला घूमेगा, तो गोले से हमेशा ही इस तार का संपर्क बना हुआ रहेगा। भाई इस फ्रेम के साथ ये गोला भी घूमता है, और इसके कारण इससे इसका संपर्क लगातार बना रहता है। जब ये गोला घूमता है भाई, गोले के संपर्क में तो ये हमेशा ही रहेगा। और आपको एनिमेटेड वीडियो से अच्छा समझ में आ जाएगा, एक बार देख लो। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं इसको वीडियो की मदद से। देखिए कुछ ऐसे ये तो पूरी वीडियो निकल चुकी है, एक सेकंड रुकिए। हाँ ये देखिए, यहां पर हम लोगों ने ये जो फ्रेम है पूरा, इस फ्रेम को हम विज्ञान की भाषा में आर्मेचर बोलते हैं। और इस आर्मेचर को हमने किससे जोड़ा हुआ है, गोले से जोड़ा हुआ है ना। अभी इसको भूल जाइए आप, इसका भी बताऊंगा मैं। और ये जुड़ गया सीधा सीधा तार। अब देखिए जैसे जैसे ये घूमेगा, ये घूमेगा, ये गोला घूमेगा, और हमेशा इसका संपर्क इस गोले से बना हुआ रहेगा। एक बार देखिए आप, धारा इसके माध्यम से जा रही है, और जैसे पूरा पूरा घूमता रहेगा, देखिए ये पूरा घूम रहा है, तब भी इसका संपर्क इससे लगातार बना हुआ है, संपर्क नहीं टूट रहा है, कनेक्शन टूटेगा नहीं। बहुत बढ़िया। अभी गोले वोले का सबका नाम बताएंगे, पहले जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना समझ लो, एक वर्किंग समझ लो इसकी, फिर इससे बनने वाले तमाम महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। तो जरा बताइए कि यहां तक मुझे मोटा मोटी समझ में आ गया। अब एक और समस्या है। क्या समस्या है कि देखिए मैं कह रहा हूं कि मैंने तार से डायरेक्टली इसको जोड़ दिया, लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब जब ये घूमेगा, मोटर आराम आराम से तो घूमती नहीं है, मोटर की स्पीड होती है 1400 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में 1400 चक्कर वो लगा रही है। तो जब ये बहुत तेजी से घूमेगा, बहुत फास्ट घूमेगा, तो ये तार घिस नहीं जाएगा। आप अपने हाथ पे ऐसे घिस के देख लो, आपका भाई साहब यही निशान पड़ जाएंगे। जब ये 1400 चक्कर 1 मिनट में लेगा, तो ये तो सारा का सारा तार घिसता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तार घिसेगा फिर कनेक्शन टूट जाएगा, तार घिसेगा फिर कनेक्शन टूट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको तारों से ना जोड़कर एक ऐसी चीज से जोड़ता हूं कि जिसमें घिसाव ना हो, जो घिसे ना। और घिसने से बचाने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूं, कार्बन का इस्तेमाल करता हूं। मैंने यहां पर जोड़ दिया कार्बन, ये मैंने कार्बन लगा दिया, और अब मैं तारों को कार्बन से जोड़ दूंगा। ये मैंने यहाँ कार्बन लगा दिया, इनको बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, ये जो मैंने जोड़े हैं यहाँ, इनको बोलते हैं हम कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या करते हैं, इसको घिसने से बचाते हैं। कार्बन ब्रश,
या ब्रुश भी कह देते हैं इसको, कार्बन के ब्रुश। कार्बन ब्रश क्या करते हैं, इसको घिसने से बचाते हैं। अब तुम कहोगे जी भैया कार्बन तो कुचालक है, कार्बन में से होकर धारा कैसे बह जाएगी? कार्बन में कॉपर की मिक्सिंग होती है। देखो अभी जहाँ मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो बेसिकली मेरे चार्ज में जो भी इक्विपमेंट्स मशीन्स होती हैं, जितना सारा इंस्टॉलेशन होती है, उसमें बहुत सारी मोटरें हैं, क्योंकि पानी को पंप करना है तो मोटर ही पंप करती है पानी को। वहाँ पर मैं देखता हूँ कार्बन ब्रश केवल कार्बन का नहीं होता, उसके अंदर मिक्सिंग होती है कॉपर की, बहुत सारी मिक्सिंग होती है, जिससे कि धारा को आराम से यहाँ बढ़ाया जा सके, यानी कि धारा भी आगे बढ़ती रहे और इसका घिसाव भी ना हो। तो बेसिकली फिर से अगर हम रिवाइज करें, हम ये देखेंगे कि सिंपल मोटर क्या होती है। मोटर में दो चुंबक होती हैं, एक फ्रेम होता है, कुंडली बोल दीजिए, फ्रेम बोल दीजिए, और कुंडली और फ्रेम ना बोल के विज्ञान की भाषा में इसे हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब सिंपल कॉपर का तार है, ऐसे करके आपने बनाया हुआ है, सॉरी उसको हमने जोड़ा हुआ है दो गोलों से। और देखिए जो गोले हैं ना, आप देखिए बीच में से कटे हुए हैं, क्योंकि हमें अलग अलग सिरे से अलग अलग गोले जोड़ने हैं। तो अलग अलग अगर ये बटे हुए हैं तो बटने को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट, तो इसका नाम होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय, विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग। अब यहां तक बताइए, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर मुझे बताइए, फिर इसकी थ्योरी मैं आपको लिखाना शुरू करूं कुछ और चीजें समझाने के बाद। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पहले कुछ नहीं आता था फिजिक्स में हमें, अब तो अच्छा लगने लगा है। बहुत सारा आभार। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस क्लास में जगह है तो वाकई आपकी और हमारी मेहनत मिलकर सफल होती है। बहुत बढ़िया कैलाश गोपी, आपको बहुत बेहतर समझ में आता है, स्प्रिंग लगा होता है हाँ वो, लेकिन आपके स्तर पे उसमें सवाल नहीं पूछा जाएगा। हालांकि आपकी नॉलेज दिख रही है, बहुत बढ़िया है, एकदम बेहतर। सर आप ड्यूटी कब करते हैं? आपकी क्लास के बाद फिर ड्यूटी चले जाएंगे, और शाम तक ड्यूटी चलेगी फिर 6 साढ़े 6 बजे तक। यहाँ तक कोई समस्या कैसी भी, ये बेसिकली एक कार्बन एक मोटर की वर्किंग स्टाइल हो गई है। ओके है, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ में आपको आ गया कि इस कॉइल ने ऐसे करके एक चक्कर लगा लिया और वो यहां आ गई। अब देखो ये सिरा था आपका ए बी, इसमें धारा बह रही थी ऐसे, ये सिरा है आपका सी डी, इसमें धारा बह रही है ऐसे। अब देखिए सी डी सिरा ऐसे आ चुका है, इधर घूम के आ चुका है ना? बड़े ध्यान से देखना। अब मैं इनके नाम बदल देता हूं भाई। ये मान लो आधे चक्कर के बाद की कहानी देखेंगे अब हम। तो आधे चक्कर के बाद आपका ये वाला सिरा जो था, ये वाला वो यहां आ जाएगा, ये सिरा हो जाएगा आपका सी डी, और ये वाला सिरा हो जाएगा ए बी। अब फिर से एक बार ध्यान से आप पढ़ना कि पहले इस वाले सिरे पर बल लग रहा था बाहर की तरफ, भाई तभी तो ये ऊपर की तरफ आ रही थी। लेकिन अब जब ये इधर चली गई है, अगर देखो बल इस पे ऐसे ही लगे बाहर की तरफ, तो फिर तो ये वहीं वापस लौट आएगी, तब तो ये पूरा चक्कर ही नहीं लगा पाएगी। अगर जैसी स्थितियां पहले थी वैसा ही सब कुछ रहे, और इस पर मान लो बल ऐसे लग रहा था बाहर की तरफ, आपकी तरफ लग रहा है बल, तो ये ऐसे घूम गया। अब ये सिरा यहां आ गया, अब इस पर फिर से बाहर की तरफ लगे, फिर तो ये वापस यहीं लौट आएगी, यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे बदलनी है बल की दिशा, यानी कि इस वाले सिरे पर जो बल की दिशा पहले बाहर लग रही थी, अब मैं चाहूंगा कि वो इस वाले सिरे पर अंदर लगे। अब बताओ किसको बदल सकते हो आप? भैया दिशा को बदलने के लिए, बल की दिशा को बदलने के लिए मेरे पास तीन चीजें हैं, आई है, बी है, एल है। भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स हो गया, एक मोटर में बार बार चुंबकों को उठा उठा के तो बदलोगे नहीं आप, वो तो फिक्स हो जाती हैं। इसकी लंबाई बिल्कुल फिक्स हो जाती है, बार बार लंबाई को थोड़े ना तुम दूसरा कंडक्टर लाओगे, उसको ठूसोगे कि आधा चक्कर लगा दिया, आधा फिर ठुसा दिया, आधा चक्कर लगा दिया, आधा फिर ठुसा दिया, ऐसे तो घूम गई मोटर। ऐसे तो 1 मिनट में 1400 बार छोड़ो, 1 मिनट में एक बार भी नहीं घूम पाएगी। यानी आपको कुछ ऐसा चाहिए जो अपने आप हो, वो आपको ना करना पड़े, वो अपने आप हो जाए। तो आप क्या करते हैं, अब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है करंट, कि मैं करंट की दिशा को बदल दूं। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई कि अब मुझे आधे चक्कर के बाद जरूरत पड़ेगी कि करंट की दिशा बदल जाए, धारा की दिशा बदल जाए। अब देखिए बहुत ध्यान से आपको एक चीज समझनी है। इस मुद्दे को समझने के लिए, समस्या समझ में आ गई, इस समस्या को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, उनको लिख लो अच्छे से। वो क्या है दो चीजें? आप दो धारा पढ़ो, दो तरह की धारा होती हैं। एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा,
प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट। इस मुद्दे को यहीं पे होल्ड कर लो, ठीक। पहले दो चीजें समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट, और आज के नोट्स में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, उसके बाद मोटर की पूरी थ्योरी लिख लेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में आप इसको एसी भी बोलते हैं। देखो, दो तरह के करंट आप देखते होंगे। एक तो करंट आपके घर में आता है बाहर वाली लाइन से, जो खंभे पे लाइन डली हुई है चार, उनसे आता होगा। और एक करंट आप देखते हैं जो घर में बैटरी से, सेल से यूज करते हैं। भाई बिजली वाले करंट में क्या है, बिजली वाली जो धारा है उसमें क्या है कि आपको हमेशा कनेक्ट करके रखना पड़ेगा अपने अप्लायंसेस को। लेकिन जैसे मानो ये रिमोट है, जैसे मानो ये फ़ोन है, अब मैं इस फ़ोन का तार हमेशा तो लगा के नहीं रख सकता, तो हमने एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर लिया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें एक बार चार्ज कर लो और वो स्टोर हो जाए। दरअसल ये वाली जो धारा होती है ना, बोर्ड वाली, बिजली वाली, ये स्टोर नहीं हो पाती है। आप चाहकर भी इसको स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टोर हो जाती है। ये कौन सी है, ये होती है आपकी, ये होती है आपकी कौन सी वाली धारा, डीसी धारा। ये आपका डीसी करंट होता है। और ये वाला जो होता है आपका, ये आपका एसी करंट होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि दो तरह की धाराएं होती हैं। ये जो बोर्ड वाली होती है, ये होती है एसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और जो आप स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, शेल में, ये होती है आपकी डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि इसको बोला जाता है दिष्ट धारा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन इनमें फर्क क्या है, देखो, बहुत ज्यादा गहराई में तो इनमें आप असल में इंजीनियरिंग में ही जा पाते हैं। यहां आप इंजीनियरिंग तो करेंगे नहीं, यहां पर हम बहुत बेसिक सी बात इसमें समझेंगे। क्या समझेंगे, देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है आपका, बस दो बातें आपको याद रखनी है, ज्यादा इसमें गहराई में मत जाना। अच्छा, दोनों को साथ में लिख लेते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा हो गई, और इधर बनाए लेते हैं दिष्ट धारा। इधर ही बना लेते, कोई बात नहीं। इधर लिख लो आप दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी, डीसी करंट। अब देखिए, ये है आपकी दिष्ट धारा, ये धारा है आई, और ये है समय। ये हमें समझ में आ गया कि कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें क्या फर्क होता है, ये चीज देखनी है। तो इसके लिए बगैर गहराई में जाए हुए आप सिर्फ इतना मान लो कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये दोनों दिशाओं में चलती है, यानी प्लस और माइनस में ये चलती है। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार एक बार इसकी दिशा प्लस होगी, एक बार इसकी दिशा माइनस होगी। जैसे दो तरह की दिशाएं होती हैं, प्लस या माइनस, तो इसमें एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस। दूसरी बात कि इसकी जो वैल्यू है, जैसे मानो यहां से शुरू हुई जीरो से, इसकी वैल्यू यहां से कहां से शुरू हो रही है, जीरो से, ये समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे देखो, यहां बढ़ रहा है समय, ये समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर। अगर अधिकतम ये 5 एम्पियर है कहीं, अगर वो तो ताकत के हिसाब से होगी, अगर कहीं 5 एम्पियर है, तो ऐसा नहीं है कि 0 से 5 एकदम हो जाएगी, ये धीरे धीरे करके बढ़ेगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे करके ये बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जो दिष्ट धारा होती है आपकी, डायरेक्ट करंट जो होता है, ये धीरे धीरे नहीं बढ़ता। अगर मान लो किसी सेल को आप 5 वोल्ट का लेकर आए हैं या 5 एम्पियर का लेकर आए हैं, तो बटन दबाते ही, जैसे मैंने यहाँ एसी में बटन दबाया, तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बढ़ेगा। बटन दबाया, टक से 5 एम्पियर निकलेगा, और वो 5 ही एम्पियर समय के साथ रहेगा। ये 5 ही एम्पियर सीधा सीधा रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। ना इसकी दिशा बदलती है, ये हमेशा प्लस में है तो प्लस में ही रहता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आप सिर्फ ये फर्क समझेंगे, ये याद रखेंगे। मैं तो कहूंगा ज्यादा इतना गहराई में मत जाओ, सिर्फ ये समझ याद रख लो, क्योंकि गहराई में जाने के लिए फिर हमें थोड़ा सा और गहरे लेवल पे जाना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये याद रख लो कि भैया जी, इसका जो परिमाण होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो परिमाण होता है, ये क्या हो रहा है, देखो, समय के साथ बदल रहा है। पहले 0 से बढ़ेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे समय के साथ बदलता है, यानी कि ये कैसा है, वेरिएबल, वेरिएबल। और इसकी दिशा भी जो होती है वो क्या होती है, बदलती है, बदलती है, यानी कि ये भी क्या है, वेरिएबल। आधे चक्कर के बाद इसकी दिशा अपने आप ही बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी दिशा आगे
नहीं बढ़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा आप देखिए, अगर दिष्ट धारा को आप देखते हैं तो दिष्ट धारा में अगर आपसे पूछे कोई परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, तो आपका जवाब होगा कि भैया मैग्नीट्यूड जो है ये समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता है। तो आप कहेंगे नॉट चेंज या कांस्टेंट, ये टाइम के साथ कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और दिशा जो होती है आपकी, डायरेक्शन जो होती है आपकी, डायरेक्शन जो होती है ये भी नहीं बदलती है, ये भी नहीं बदलती है, यानी कि ये भी कैसी रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। बताइए जरा, समझ में आ गई आपको बात? पहले सिर्फ ये दो चीजें याद रख लेंगे आप कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें बहुत ज्यादा गहराई में मत जाना, जहां गहराई में चलना है वहां मैं आपको लेके चल रहा हूं, जहां सीधी चीजों को याद रखना है वहां सीधी चीजों को याद रख के चल दीजिए आगे। बहुत बढ़िया। एक बार अगर आपकी सहमति मुझे यहां से मिल जाए तो फिर से हम वापस अपनी मोटर पे चलेंगे। भैया ऑफिस में कोई मोटर खराब होती है तो आप ठीक करते हो? अरे नहीं यार भैया, मेरी पोस्ट एसडीओ वाली है, सब डिविजनल ऑफिसर। मोटर ठीक करने वाला काम नहीं होता है हम लोगों का। हम लोगों का काम एग्जीक्यूशन का होता है। एग्जीक्यूशन मतलब मॉनिटरिंग है। पूरी पूर्वी दिल्ली में जितने भी मशीनरीज इंस्टॉलेशंस हैं उन सभी को केवल मॉनिटरिंग करना कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या मंगाना है, क्या देना है, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल, धारा इसमें नहीं बदलती है। अब आप एक बात समझिए, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि ये है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है, मुझे ज़रूरत पड़ रही है जब ये कुंडली ऐसे आधी घूम गई, जब ये ऐसे कुंडली आधी घूम गई तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, मुझे ज़रूरत पड़ी थी कि मैं इस पर लगने वाले बल की दिशा को बदल दूं। और बल की दिशा को बदलने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं धारा की दिशा को बदल दूं। अब सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, कि अगर आप प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल करते हो, अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हो, मतलब आप एसी मोटर लेके आते हो। एसी मोटर का मतलब जो बिजली से चलती है। मोटर भी आपने दो तरह की देखी होंगी, मोटर भी आपने दो तरह की देखी होंगी, एक तो बिजली से चलती होंगी और एक आपकी बैटरी से चलती है। तो अगर आप बिजली से चलने वाली मोटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें धारा अपने आप बट जाएगी। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा तो अपने आप ही आधे चक्कर के बाद वो अपने आप ही उसकी दिशा उल्टी हो जाती है, तो बल की दिशा अपने आप उल्टी हो जाएगी। वहां पर आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी दिष्ट धारा है, इसीलिए मैंने बैटरी वाली धारा लगाई है। जो आपकी दिष्ट धारा है, जो आपका डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, भाई वो तो समान दिशा में रहेगा। आधे चक्र के बाद उसकी दिशा को मुझे बदलना पड़ेगा। अब उसकी दिशा को बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसीलिए तो ये स्प्लिट रिंग लगाया हुआ है। अब देखो स्प्लिट रिंग कैसे उसकी दिशा को बदल देता है, वीडियो के माध्यम से समझेंगे आप, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आधे चक्कर के बाद कैसे उसकी दिशा बदल जाती है। यहां पर आप देखो कि पहले धारा की दिशा ऐसे है, ठीक है। जब ये घूमेगा पूरा तो पहले इस कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में ये रिंग था, और जब ये घूम के आएगा तो इस कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में फिर ये रिंग आ जाएगा। यानी कि सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, कि पहले धारा की दिशा इस वाली कॉइल में ऐसे करके थी, लेकिन अब की बार अगले चक्कर के बाद धारा की दिशा इस वाली कॉइल में ऐसे करके होगी। यानी कि समझ रहे हो, मतलब जो दिशा पहले इस वाली कॉइल में थी, अगले चक्कर के बाद वो दिशा इसी कॉइल में होगी। यानी कि हमने क्या किया, धारा की दिशा को बदल लिया। किसके माध्यम से? हमने स्प्लिट रिंग के माध्यम से हमने धारा की दिशा को बदल लिया। एक बार देख लीजिए आप वीडियो को, ये देखिए यहां पर भाई, पहले इसमें धारा की दिशा, पहले इस वाले, मान लो ये है आपका, थोड़ा सा पीछे लेता हूं मैं इसको, हल्का सा पीछे लेता हूं। दरअसल आप ना ये देखो, धारा की दिशा नहीं बदली है, वो कॉइल ही बदल गई हैं। उस कॉइल में देखो, पहले ये वाला सिरा इधर था, एक सेकंड रुकिए, पहले ये वाला सिरा ऐसे था, इसमें धारा की दिशा ऐसे बह रही थी, है ना।
अब यही वाला सिरा यहां पहुंच गया और धारा की दिशा इसमें ऐसे बहने लग जाएगी, तो धारा की दिशा इसके लिए तो बदल गई ना। अगर इसी जगह पे खड़े होकर देखोगे तो यहां पर तो धारा हमेशा ही ऐसे ही बहेगी, ऐसे ही जा रही है, लेकिन चूंकि ये कॉइल ही बदल गई, इसकी वजह से ये कॉइल ही बदल गई, तो इस वाली कॉइल में अब धारा की दिशा पहले इधर थी, जब ये कॉइल ही इधर आ जाएगी तो धारा की दिशा अपने आप ऊपर की जगह, नीचे की जगह ऊपर हो जाएगी। तो दिष्ट धारा में हमें धारा की दिशा को बदलना पड़ता है ताकि मोटर लगातार घूमती रहे, और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके लिए हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया स्प्लिट रिंग का, और स्प्लिट रिंग को ही हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। कम्यूटेटर यानी कि इसको बोलते हैं हम दिक परिवर्तक, जो दिशा को बदल देगा, दिक परिवर्तक। अब आपको क्या याद रखना है कि देखिए डीसी जो उपकरण होते हैं, जैसे आपकी डीसी मोटर है, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, स्प्लिट रिंग का। यहां से सवाल आता है। शेखर बाबू बड़ा अच्छा सवाल है आपका, जो जगह है बीच में उसमें क्या होगा। हालांकि इसका भी इंतजाम हो जाता है, लेकिन हमें इतनी गहराई में नहीं जाना है। हर देखो हम ना मोटर का बिल्कुल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। होने को तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोटर इतनी आसान नहीं है, हम केवल मोटर का 30% पढ़ रहे हैं, वहीं से हमारा सवाल बन जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसमें बहुत सारी और भी समस्याएं आती हैं, उनके समाधान के लिए फिर हम इंजीनियरिंग लेवल पे जाते हैं, वो आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो जरा बताएंगे कि हाँ जी मुझे इतनी बात अभी तक समझ में आ गई है कि किस प्रकार से ये काम करता है। कि दिष्ट धारा में मुझे दिशा बदलने की जरूरत थी, तो मैंने स्प्लिट रिंग लगाया। अच्छा एक बात बताओ, ऑल्टरनेटिंग करंट में तो प्रत्यावर्ती धारा में तो मुझे दिशा बदलने की जरूरत ही नहीं है। अगर दिशा में ना बदलूं तो यहाँ ऐसी चीज लगानी जरूरी थोड़ी है जो इसके साथ घूमे, फिर तो मैं ऐसी चीज लगा दूंगा जो यहीं पर रुकी रहे। अगर ये रुकी रहेगी तो आराम से ये अपना घूमता रहेगा, आधे साइकिल के बाद अपने आप धारा मुड़ जाएगी। तो उसमें हम स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर वहां पे करोगे ना तो उल्टे रिजल्ट मिलेंगे। देखो धारा ने खुद को उल्टा कर लिया आधे चक्कर के बाद, आपने भी उसको उल्टा कर दिया, तब तो वो सीधी हो जाएगी। आप समझ गए होंगे, इसलिए हम वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलो सुपर सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया। अब देखो आज का समय तो इसी में निकल गया सीखने में। अब एक काम करेंगे, इसकी जो थ्योरी है ना इसको कल लिख लेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार ना वीडियो को तुम सुन लेना। आज हमने क्वेश्चंस किए हैं और प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर देखा है, मोटर को अच्छे से समझ लिया है, इसकी थ्योरी और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को मैं आपको कल करा दूंगा। एसी मोटर डीसी मोटर दोनों लगभग सेम है, सिर्फ छोटी सी चीज का अंतर है, और वो इस पार्ट का कि ये तो लगता है डीसी में, फिर एसी में क्या लगता है, एसी में इसको लगा ही नहीं सकते, लगाओगे तो उल्टे रिजल्ट मिलेंगे। फिर क्या लगाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से अपना रिवीजन करना, इसकी थ्योरी लिखेंगे और साथ के साथ ही इससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम कर लेंगे। मतलब अभी हम डीसी मोटर को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप एग्जैक्ट समझे हैं, आप डीसी मोटर को पढ़ रहे हैं। एसी मोटर आपको पढ़नी है तो इसको निकाल दो, बस इसको निकाल दो, और यहाँ पर आपको बैटरी हटा के फिर तो बिजली वाली धारा देनी पड़ेगी, इसको निकाल दीजिए और कुछ ऐसा लगाओ जो इसके साथ घूमे ना, और वो हम कल देख लेंगे क्या होता है जो एक ही जगह रुका हुआ रहता है। मिलेंगे कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सबको बहुत अच्छा लगा, मोटर पहली बार समझ में आई, मज़ा आ गया। मैं जानता हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को वीडियो के माध्यम से या प्रैक्टिकली समझते हैं तो चीज़ें बेहतर समझ आती हैं, और शायद ये मोटर अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ही समझाता कराता तो बहुत मुश्किल हो जाती। अब देखना, जैसे हमने मैक्सिमम मैग्नेटिज्म की चीज़ों को वीडियो के माध्यम से पढ़ा है क्योंकि उनके प्रैक्टिकल संभव हैं, तो आप देखते हो उससे बनने वाले क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत अच्छे से कर देते हो। ऐसे ही मोटर से बनने वाले क्वेश्चंस का आंसर भी आप बहुत अच्छे से कर देंगे। मिलेंगे कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।